देखो हम लोग जो पिछले क्लास में ये पढ़ रहे थे पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज कर देने हैं। हम लोग इसे क्या था, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा था, पहले दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मेल का भी और फीमेल का भी। जब मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े थे तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ मिला था, ये सब टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, और ये एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एसेसरी ग्लैंड। और इसमें से क्या था जो एसेसरी डक्ट था, अच्छा उसके पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। और एसेसरी डक्ट में इतने सारे थे, रिड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडार्मिस, वास डिफेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, टिप ऑफ पेनिस। और इसमें एक्सटर्नल जेनेटलिया में पेनिस था। एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड था ह्यूमन मेल में, है ना, सेमिनोलैरिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये सब पढ़े थे, इसके बारे में ये पूरा स्ट्रक्चर समझा के हम लोग आगे बढ़े थे, है ना। उसके बाद फिर ये कहाँ से बनता है, फिर उसको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी पढ़े थे। फीमेल सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होता है ओवरी, ओवरी से 2 चीज़ निकलता है, एक ओवम, दूसरा होता है हार्मोन्स, और हार्मोन्स 2 निकलता है, एक एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। फिर उसका स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था, ये सब ओवरी थी, और ये यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब था, यूटेरस, और ये नीचे सर्वाइकल कैनाल, और सर्विक्स, वेजाइना, और ये इसके 3 लेयर, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद ओवरी के बारे में कुछ था, फिर ये यूटेरस के बारे में पढ़े थे, यूटेरस क्या क्या बोलते हैं उसको, कैसा कैसा स्ट्रक्चर होता है, कहाँ कहाँ। फिर ये जो एक्सटर्नल जेनेटलिया उसको वल्वा या पेंडेंडम बोलते हैं, इसको भी पढ़ लिए थे, है ना। इसके सारे पार्ट को पढ़े थे। फिर मेमोरी ग्लैंड भी पढ़े थे। अब मेमोरी ग्लैंड को रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट नहीं है ना, लेकिन उसको क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ कहाँ पे, पार्चुरेशन में, बेबी के फीडिंग में, और ओवुलेशन में, इन सब में क्या हेल्प करता है ये मेमोरी ग्लैंड। इसलिए हम लोग इस मेमोरी ग्लैंड को भी साथ में पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या, देखो इसके बाद देखो ये वाला टर्म याद रखना, सबसे पहले एल्व्यूलाई आता है, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल आता है, फिर मेमोरी डक्ट आता है, फिर मेमोरी एम्पुला आता है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। ये ऐसा उसका क्रम था पूरा, इस तरह से इसका क्रम हम लोग पढ़े, है ना। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पढ़े थे हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस। अब जो मेन सेक्स ऑर्गन है मेल का वो था टेस्टिस, और फीमेल का जो मेन सेक्स ऑर्गन वो था ओवरी। उन दोनों से कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन्स की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं वो चेंज आया करते थे, वो हम लोग पढ़े थे। जैसे जो हार्मोन्स मेल का होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन एक चीप एंड्रोजन हार्मोन्स है। इसी से ये जो जेनेटेलिया है उसका डेवलपमेंट होता है, और ये जर्मिनल सेल बनती हैं, और इसी हार्मोन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जैसे लड़कों में बियर्ड और मुस्टैच, दाढ़ी मूछ का आना, एग्रेसिव नेचर, स्ट्रांग बुल सोल्जर, और ये मैसिव वाइस। और उसके बाद आया था हार्मोन्स ऑफ ओवरी, इसमें 3 हार्मोन थे, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। इस्ट्रोजन भी वही काम करता था, जेनेटेलिया बनाता था, और इंसुलिन एंडोमेट्रियम करता था। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, डिपोजिशन ऑफ फैट बिलो द स्किन, सबमेसिव नेचर, हाई पिच वॉइस, और अनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हम लोग उसमें पढ़े थे। अब उसके बाद कुछ हार्मोन जैसे प्रोजेस्टिन था, रिलैक्सिन था। रिलैक्सिन का काम क्या हुआ करता था, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करना ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ये हम लोग पढ़े थे यहाँ तक, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टिन था इसका काम था क्या, प्रेगनेंसी को मतलब मेंटेन रखना, ठीक। अब देखो ये बात भी पढ़ लेते, प्यूबर्टी, मिनॉर्च और मिनोपॉज, है ना। देखो प्यूबर्टी क्या होता है कि जब बेबी सेक्सुअली क्या बोलते हैं मेच्योर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी। अब मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग। मतलब अगर मेल की बात करें तो 13 से 16 साल के बीच में मेच्योर होता है, और फीमेल की बात करें तो 10 से 14 ईयर्स के बीच में मेच्योर होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब एक था मिनॉर्च। मिनॉर्च क्या था, जब किसी भी गर्ल्स को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्थात पीरियड आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनॉर्च। और ये क्या है, 10 से 16 साल का बीच का टाइम है। अगर इसके बीच के टाइम में भी पीरियड पहली बार आया तो ठीक है, मान लो 16 के बाद चला गया या इसके पहले आ गया तो वो कंडीशन एब नॉर्मल कंडीशन मानी जाएगी, है ना। अब उसके बाद देखो क्या है, व्हेन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन परमानेंटली स्टॉप देन कॉल्ड मेनोपॉज। और जब किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना टोटली बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और ये होता है 45 ईयर में। जब फीमेल का एज 45 ईयर हो जाता है तो उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है, मतलब ओवुलेशन बंद। ओवुलेशन बंद हो गया तो क्या कहलाएगा, वो मेनोपॉज। बात समझ गए ना, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब देखो
अगला टॉपिक आएगा, ये आज का न्यू टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्लासेंटा एज ए टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। इसको भी समझते हैं। अच्छा, प्लासेंटा पहले क्या होता है, पहले उसको बात समझ जाओ। देखो, जब जब प्रेगनेंसी होती है तो जो अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस बेबी को फीडिंग और उसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मिलना और उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये सारा काम किसके माध्यम से होता है? प्लासेंटा के माध्यम से। बात समझ गए ना? क्योंकि वो यूटेरस के अंदर रहेगा तो वहां पे वो सांस ले नहीं पाएगा, वहां तो खाना उसको खिला नहीं पाएगा कि लो चाउमीन पिज्जा बर्गर खा लो, है ना, लो बेटा खा लो सो जा फिर। अब तो वो मम्मी जो खाएगी वही वो भी खाएगा, है ना, मम्मी जो पिएंगी वही वो भी पिएगा। बात समझ ना? कुछ मम्मियाँ कुछ ज़्यादा पी लेती हैं ड्रग्स वगैरह। बात समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। अगर इसीलिए बात है, अगर प्रेगनेंसी में कोई ड्रग्स का यूज किया, कोई नारकोटिक्स का, फिर वो भी बेचारा नशेड़ी हो जाएगा। जब पैदा होगा तो नशे में रहेगा हमेशा। हाँ, नहीं मान लो बच गया इन केस, तो वो भी एडिक्टेड हो जाएगा, नहीं कि नहीं? इसीलिए बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नारकोटिक्स का, ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत सारी एबनॉर्मलिटी आ सकती है ना। तो कुल मिला के तो अब उसको किससे मिलेगा? अब देखो, जैसे मान लो कि ये यूटेरस है, ये यूटेरस का पार्ट है, यहाँ बेबी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जिससे जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? प्लासेंटा। बात समझ गए ना? तो प्लासेंटा एक्चुअली क्या होता है, जब बेबी का इम्प्लांटेशन, बेबी का नहीं जाइगोट का जब इम्प्लांटेशन होता है तभी प्लासेंटा बन जाता है। ध्यान से बात को समझो। और उसी प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। देखो, वो हार्मोन्स क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो हार्मोन्स तब तक निकलेंगे जब तक वो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप नहीं हो जाएगा। और जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तब उस प्लासेंटा से हार्मोन्स निकलना बंद कर देंगे। तो जब तक नहीं होता तब तक उससे निकलते हैं, और इसीलिए उसको टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। बात समझ गए ना? अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक निकलेगा, जब तक वो डेवलपमेंट होता रहेगा उसका बेबी का, तब तक वो सारे उससे निकलेंगे। इससे प्लासेंटा से। अब उससे ईस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है, और HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, इतने सारे हार्मोन्स प्लासेंटा से निकलते हैं। बात समझ रहे हो? अब ये सब क्या करेंगे? उस बेबी के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे कि बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए। बात समझ आ रही हो? अब देखो ये क्या करता है, जैसे मान लो जो एक हार्मोन है HCG, ये क्या करता है, जो ओवरी के अंदर, ओवरी से बनता है कार्पस ल्यूटियम। अभी बताएंगे कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब फॉलिकल से ओवम निकल जाएगा तो जो फॉलिकल बचेगा उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। बात समझ गए ना? और वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम HCG करता है, और वही बाद में आगे चल के प्लासेंटा बनाता है। और ये करता है, और ये कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन, द प्रेगनेंसी इज डिटरमाइंड बाय द एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। अब प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए एक मार्केट में किट आती है ना, उसको प्रेगा नहीं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वो किट आती है। उस किट में यूरिन का कुछ पार्ट डाल देने से उसके अंदर एक अलग सा सिंबल बनेगा, लाइनिंग होती है, 1 लाइन 2 लाइन, है ना। तो अगर उसको टेस्ट करने का जो तरीका है उसमें यही होता है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूरिन में बहुत ज़्यादा HCG बनेगा, बनेगा नहीं, HCG यूरिन में जाएगा, मतलब HCG इतना ज़्यादा बनता है कि उसके यूरिन में जाने लगता है। और अगर उसके यूरिन में HCG है तो जो वो किट आती है उस किट में यूरिन डाल देंगे तो उसमें लाइनिंग बन जाएगी। अब जब लाइनिंग बन जाएगी तो वो कंफर्मेशन होगा कि हाँ ये फीमेल प्रेग्नेंट है, उसको बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। बात समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट, है ना। उसका वो तुम लोग को रुको दिखा देते हैं, वो जो आता है वो कुछ ऐसा होता है।
ये देखो, ये दिख रहा है ऐसा। अब इसमें क्या करेगा, यूरिन का डाल दिया जाएगा। अब इसमें देखो लाइनिंग आएगा, इसमें ऐसा क्या करेगा ना, यहाँ पे ऐसे इंडिकेशन आ जाएगा। और 1 लाइन है तो नॉर्मल, और 2 लाइन है तो मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म। बस समझ गए ना। तो ये कंफर्म करने का तरीका, इसी टेस्ट को बेटा बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। अब वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या निकलता है, एचसीजी। बस समझ गए ना। अब ये सारे हार्मोन्स प्लासेंटा से निकलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जब प्रेगनेंसी हो गई, जाइगोट जाइगोट में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो बन गया, अगर उस समय दोनों ओवरी को काट के निकाल दिया जाएगा तो भी प्रेगनेंसी डेवलपमेंट का हो जाएगा। बस समझ गए ना। क्योंकि उस समय सारा हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, प्लासेंटा से। जो दोनों साइड की ओवरी है, अगर प्रेगनेंसी हो जाने के बाद अगर दोनों ओवरी को काट के निकाल भी दिया जाएगा तो जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव रहेगी। क्योंकि उस समय जब ये प्लासेंटा बन जाता है तो सारा काम प्लासेंटा से होता है। ओवरी काम केवल क्या होता है, ओवुलेशन करवाना और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। और जब प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसको कोई खास काम नहीं होता है लेकिन अगली साइकिल में। बात समझ गए ना। तो ये बात समझ गए। अब अगला टॉपिक आएगा गैमिटोजेनेसिस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है। समझ गए बात को। अब इससे कितना क्वेश्चन बनेगा हम अभी बना बना के तुम लोग को दिखाएंगे। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमिट का बनना। अब गैमिट 2 टाइप के होते हैं। गैमिट कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। बताओ कौन कौन सा। एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट। एक को बोलेंगे स्पर्म, एक को बोलेंगे ओवम। अच्छा, जब स्पर्म बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जब ओवम बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। तो हम पहले पढ़ते हैं मेल फर्स्ट, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। बस समझिए, कहीं कहीं फीमेल फर्स्ट होता है लेकिन हम लोग मेल फर्स्ट। क्या होगा पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका मतलब देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, अब विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप या सब स्टेप। इसके कुछ स्टेप और सब स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। देखो यहां से बात को समझते हैं कि फाइनली स्पर्म कैसे बनता है। पहले इस टर्म से समझते हैं, उसके बाद हम उसको इमेज दिखाएंगे, वो जो इमेज बनाया जाता है वो कैसे बनता है। देखो पहली बात तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा, और टेस्टिस में कहाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये बात तुम लोग को हम बताए थे। क्या बताए थे कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मान लो ऐसे ट्यूब है, इसको क्या करो, ऐसे बीच से काट दो, और बीच से काटना, उसको ऐसे देखोगे तो यहाँ हमको कुछ ये ऐसा नजर आएगा, है ना। अब इसी के दीवार से बन के शुरू होते हैं और स्पर्म यहाँ पे ऐसे बन बन के क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ऐसे स्पर्म बन बन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मतलब यहाँ बनेगा और यहाँ रिलीज हो जाएगा, और जब यहाँ रिलीज हो फिर ऐसे पाइप से बह के जाएगा और टारगेट तक पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस क्या है, यहाँ बनने से लेके यहाँ निकलने तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब वो कैसे बनता है, सबका अपना अलग अलग स्टेप है, सभी स्टेप को समझते हैं। अब देखो, उसके दीवार पे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसके दीवार पे बहुत सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं। मान लो यहाँ ऐसे बहुत सारे प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं। बात समझ गए। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं, पहले मान लो, अच्छा पहले बहुत सारा नहीं करते हैं, पहले मान लो ये एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। ये एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। ध्यान से बात को समझना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दीवार पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है। उस जर्म सेल का पहले क्या होगा, बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन होगा। जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो बहुत सारा क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। बात समझ में आया। पहले क्या रहेगा, पहले रहेगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल। उस जर्म सेल का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बन जाएगा, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब वो स्पर्मेटोगोनिया को, जो इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया बने हैं, इसमें से किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को पकड़ लो और इसका डेवलप करा के स्पर्म बना देते हैं। तो जैसे एक से बनेगा वैसे सबसे बनेगा। बात समझ आ रही है।
जैसे एक से बनेगा वैसे सबसे बनेगा। तो हम किसी एक को पकड़ेंगे। अब मान लो किसी एक को पकड़ लिए, तो अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया था वो आगे चल के एक बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डेवलप्ड होके, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान से समझना। अब देखो यहां से जो ये बना है, ये जो बना है, यहां पे होगा माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। और यहां पे भी क्या होगा, माइटोसिस। ठीक। अब सोचो, जो यहां से यहां तक का फेज है उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनिया था वो मेच्योर होके बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया तो इसको बोला गया ग्रोथ फेज, क्योंकि एक ही था वो क्या हो गया, ग्रोथ करके क्या बन गया, मेच्योर। मतलब मेच्योर भी नहीं कहलाएंगे, ग्रोथ हुआ, क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बना, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। जब इसमें मियोसिस होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और यहां पे अब क्या होगा, यहां पे होगा मियो। बात समझ गए। अब मियोसिस हुआ तो क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो यहां पे एक था, यहां दो बन गया। अब ये 2n रहा होगा, और ये जो बना ये क्या हो गया, n हो गया, क्योंकि कौन सा डिवीजन हो गया, मियोसिस। जब मियोसिस हो जाएगा तो उसके बाद जो कुछ भी बनेगा वो n हो जाएगा, मतलब उसकी पोलैरिटी लेवल हाफ हो जाएगी। बात समझ में आई। अब देखो, अब ये जो मियोसिस होके बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब इसका ना दोबारा मियोसिस हो। जब इसका दोबारा मियोसिस होगा तो इससे 4 बन जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4। जो ये 4 बने, इस चारों को बोला गया स्पर्मेटिड। अब यहां पे भी मियोसिस हुआ, अब इस मियोसिस को बोला गया मियोसिस सेकेंड, और इसको बोला गया था मियोसिस फर्स्ट। बात समझ गए। ये 4 क्या बन गए, स्पर्मेटिड। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में। ये हो गया। अब उसके बाद देखो, ये जो स्पर्मेटिड बना, अब ये 4 स्पर्मेटिड बन गए। ये चारों स्पर्मेटिड आगे चल के मेच्योर होके बना लेंगे स्पर्म। बात समझ गए, क्या बना लेगा, स्पर्म। तो यहां क्या बन गया, स्पर्म। अब यहां देखो, यहां से यहां तक, अर्थात प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने तक को बोला गया था मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक। और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने बोला गया था ग्रोथ फेज। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने तक को बोला जाता है मैच्यूरेशन फेज। बात समझ गए। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को बोला की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। ये बात भी ध्यान रखना है। बात समझ गए। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। बात समझ गया। अब देखो क्या बन गया, यहां से बात शुरू हुई और क्या बन गया, स्पर्म। ठीक। अब एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा कि देखो ये स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे थे, हम एक स्पर्मेटोगोनिया से एक बनाए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताना ये कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, हाँ बताओ। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4 बनेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है चारों बना है। यहां पे वो क्या था, एक स्पर्मेटोसाइट था, कितना स्पर्म बना, 4। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सुनो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, 2। यही जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बना है। अब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 2 बनेगा ना, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4।
एक से पूछा गया है। देखो अब बहुत सारे क्वेश्चन बन गया ना, ये तो एकदम कॉमन बात हो गया। अब मान लो क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास हमको 100 स्पर्म बनाना है, 100 स्पर्म बनाना है, तो कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जरूरत है? 25। बात समझ गया ना? मान लो 50 बनाना है, 50 स्पर्म 50 50 बनाना तो कितने चलेगा? 50 का 1/4 12.5। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मतलब पूर्ण नंबर में ही आएगा, समझ गया ना? ऑड में नहीं आएगा, इवन में ही आएगा। बात समझ गया ना? मतलब कुल मिलाकर हमको समझ में आएगा ना कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं। अब तुम चाहे जितना नंबर घटा बढ़ा लो, बना लोगे, बता पाओगे, कोई दिक्कत पीड़ा परेशानी है? नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, पलटो एनसीईआरटी, वो वाला, इधर वाला, हाँ ये वाला डायग्राम। अब देखो ये क्या है, अब इसको देख के तुमको क्या नजर आ जाए, तो क्या नजर आ रहा है? एक्चुअली ये क्या बना, बता रहे थे ये क्या बनाया गया। देखो ये हो गई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान समझो। इसको हमने ऐसे टीएस काट दिया, जब टीएस इसका काटेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, गोला गोला ऐसा नजर आएगा, ऐसा गोला गोला नजर आएगा। अब इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे बना होगा, ठीक है। अब जो यहाँ वही वहाँ यहाँ यहाँ होगा, तो हम इतने पार्ट को कट कर लिए, इतने पार्ट को समझ में आ जाएगा। अब इतने पार्ट को उठा के यहाँ बना दिए, देखो ये वही वाला तो पार्ट है, ऐसे बात समझ गए, उसमें वही बना हुआ है। ये वाली दीवार हो गई, ये पूरा उसके पार्ट हो गए। अब देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो सबसे नीचे ये देखो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। अब उसके बाद प्राइमरी सबसे, ये जो बीच में है ये सब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फिर बाद में स्पर्मेटिड है, फिर बाद में स्पर्मेटोजोवा है, और यही फिर क्या कहलाएगा? स्पर्म। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोवा में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली देखो, जो जो ये वाली सेल होती हैं, ये सर्टोली सेल है, वहां भी मिला था, इसको सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल का काम होता है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, बात समझना। सर्टोली सेल का काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और वो क्या करती हैं, वो जो स्पर्म होते हैं, जैसे मान लो ये सर्टोली सेल है, तो स्पर्म इसी के अंदर ऐसे घुसा रहता है। ये उसका टेल वाला पार्ट है, और ये उसका हेड वाला पार्ट है, ये ऐसे इसी के अंदर ये क्या हुआ है? घुसा हुआ है, बस समझ गए ना? इसके अंदर ये घुसा हुआ है। अब ये इसको क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। तो जब तक स्पर्मेटिड, मतलब जब तक स्पर्म इस सर्टोली के अंदर घुसा रहेगा, तब तक वो कहलाएगा स्पर्मेटिड, और जब इससे निकल के फ्री हो जाएगा तब कहलाएगा स्पर्मेटोजोआ। देखो उसमें डायग्राम से बना होगा कि पहले अंदर घुसा हुआ है, फिर जब वो निकल जाएगा बाहर तो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजोआ। बात को समझ में आई? क्योंकि उसको जब तक न्यूट्रिशन चाहिए तब तक वो उसके अंदर अपना हेड उसके अंदर इंसर्ट किया रहेगा। जैसे उसको न्यूट्रिशन खत्म, जरूरत कम पड़ गई, अब वो अपना हेड बाहर कर लेगा, फ्री हो जाएगा। अब फ्री होगा तो क्या बन गया? स्पर्म। तो वो क्या कहलाएगा? स्पर्मेटेड। अब स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल, है ना, वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देने काम करती है। अब ये उसी का डायग्राम था, यहाँ पे ये बना हुआ था, बात समझ गए ना? अब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें कि स्पर्म बनने को स्टिमुलेट किया जाता है, इसको थोड़ा समझ जाओ। जैसे देखो हमने बोला कि स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में, और टेस्टिस में कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। एसी चल रही नहीं चल रही है? कितने कितने टेम्परेचर पे? सुनो ध्यान से, क्या बोलने जा रहे थे? हाँ, ये कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनता है। तो जब उसके अंदर बनता है ना, तो उन सब को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ हार्मोन्स होते हैं। जैसे बताए थे कि टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स उसके अंदर चेंजेज लाता है, बिना हार्मोन से कोई चेंजेज नहीं आएगा। मान लो कोई बच्चा जल्दी ही एडल्ट बन गया, प्यूबर्टी एज आ गया, मान लो होता है 13 से 16 साल, वो 10 साल में मैच्योर हो गया,
इसका मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है। कोई 25 साल का हो गया अभी मैच्योर ही नहीं हुआ इसका मतलब उसके अंदर कुछ हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस है, हार्मोन्स कुछ कमजोर हैं। किसी का इतना ज़्यादा निकल गया कि वो 10 साल में ही मैच्योर हो गया। तो हर काम हार्मोन्स के वजह से हो रहा है। तो उसी हार्मोन्स को समझना है अब कि वो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है और कैसे कैसे स्टिमुलेट होता है। बात को समझ पा रहे हो? ये वही वाला टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले तो एक हार्मोन्स होता है GnRH। अब एक बात और ध्यान समझ जाओ, इस दुनिया में जितने, सॉरी दुनिया बोल दिया यार, इस बॉडी में जितने हार्मोन्स हैं सारा हार्मोन्स का कंट्रोल हमारा ब्रेन से करता है। हार्मोन्स नहीं, बॉडी का सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ब्रेन हार्मोन्स को ही कंट्रोल करेगा। उसी में एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। बात समझ आई? उस पिट्यूटरी में एक हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। वो पहले निकलेगा पिट्यूटरी से, वो दो काम करेगा। एक तो जो एक हार्मोन्स होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसको स्टिमुलेट करके निकलवाएगा। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकलेगा तो जो टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल है उसको स्टिमुलेट करेगी, और उसको स्टिमुलेट करके एंड्रोजन, अब देखो ये फीमेल हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स निकलेगा। और इधर एक ग्लैंड होती है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। वो क्या करेगी? वो सर्टोली सेल, जो सर्टोली सेल है उसको स्टिमुलेट करेगा। देखो एक तरफ लीडिंग सेल, दूसरी सर्टोली सेल स्टिमुलेट हो रहा है। अब ये क्या करेगा? एंड्रोजन हार्मोन्स क्या करेगा? स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, और जैसे एंड्रोजन निकला स्टिमुलेट कर देगा स्पर्म बनने की प्रोसेस को। ये शुरू कर दिया। दूसरा ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कर दिया। ये क्या करेगा? ये रिलीज द सर्टेन फैक्टर दैट स्टिमुलेट द स्पर्मियोजेनेसिस। याद आया? स्पर्म से, सॉरी, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरा स्पर्म बनने को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एक करवाएगा स्पर्मियोजेनेसिस और एक करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दोनों मिलके स्टिमुलेट करेंगे। अब सोचो अगर ये वाला हार्मोन्स ना निकले तो क्या स्पर्म बनेगा? नहीं बनेगा। अगर ये वाला हार्मोन्स ना मिले तो ये निकलेगा नहीं, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। जब ये नहीं मिलेगा तो आगे प्रक्रिया होएगी नहीं। कहां पे ये लिखा है? ये लिखा है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, समझ गए? और रिलीज कंटेन फैक्टर, सर्टेन फैक्टर दैट स्टिमुलेट द स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस पूरा होगा। तो इस तरह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। किसमें? टेस्टिस में। बस समझ गए ना? और कहां से ये पूरा कौन स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी। अच्छा, पिट्यूटरी को ना मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। दोनों को बात मालूम है? ये पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि वो सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी। बस समझ आ गई? तो ये ऐसे ऐसे मेंटेन करके बनाता है। ये वाला PDF तुम लोग को चाहे हम भेज देंगे ग्रुप में। बस समझ गए ना? जो हालांकि अभी प्रिंट करवाएंगे, आज शायद प्रिंटर बन गया होगा तो वो तुम लोग को नोट्स देंगे। ठीक, इतना बात समझ आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बात लिखा है उसको समझ जाओ। देखो जो सर्टोली सेल होता है वो क्या करता है? ये हैव अ रिसेप्टर फॉर द FSH। अरे इसी की पूरी बात को यहाँ पे लिख दिया गया है। इसको क्या करेगा, कैसे करेगा, उसी पूरी बात को यहाँ लिखा गया है। ये रिसेप्टर होता है FSH का। अब ये डू नॉट डिवाइड आफ्टर प्यूबर्टी। सर्टोली सेल प्यूबर्टी के बाद डिवाइड नहीं होती है, जितना प्यूबर्टी के बाद बन गई उतने पे ही रह जाएगी। दूसरा क्या है? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म डेवलप होगा उसको क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। इनगल्फ द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक इफ प्रेजेंट। अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म आ गया जिसमें जो कि स्पर्म को एबनॉर्मल कर सकता है तो उसको खा जाएगा। बात समझिए ना भाई? स्पर्म की हेल्थ की जरूरत है ना, ना बहुत मोटा होने पाए ना बहुत पतला होने पाए, मतलब हेल्दी होना चाहिए। समझ गया ना? तो इसलिए क्या करना है, ना तो ज्यादा होगा उसको क्या करेगा? खा लेगा। और होगा सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंस नीडेड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और
कुछ ऐसा सबस्टेंस उसको देगा जिसको इसकी जरूरत है। बात समझिए ना। जैसे मान लो किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया किसी वजह से, बहुत टेंशन में है, किसी ने उसको कुछ धोखा दे दिया है, या कुछ मतलब ऐसा उसको हार्ट कर दिया है, या परीक्षा में फेल हो गया है। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया ना, शायद तुम लोग सीबीएसई में थे, यूपी बोर्ड में रिजल्ट अच्छा, उसमें अपने पास यूपी बोर्ड पहुंचे नहीं थे शायद, सीबीएसई 10th में 12th में। सुनो ध्यान से, तो क्या होगा उसको, क्यों मान लो किसी के स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। अब खराब दो टाइप का हो सकता है, एक तो मोटापा आ गया, एक तो बहुत पतला हो गया एकदम स्केलेटल सिस्टम की तरह, है ना। तो टेंशन की बात दोनों है। तो डॉक्टर के पास संपर्क, डॉक्टर बोलेगा यार अगर मोटा है तो बोलेगा डाइट करो, ये कम खाओ वो कम खाओ, थोड़ा दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, फलाना ठिकाना बताएगा, थायराइड टेस्ट कराओ। पतला है खूब प्रोटीन लो, दूध पियो, अंडा खाओ, मांस मछली खाओ, है ना, थोड़ा टेंशन कम करो, ये सब एडवाइस देगा। तो ये उसके हेल्थ को ध्यान में रखता है, किसके, स्पर्म को। ये वही करता है कि जो सबस्टेंस उसको चाहिए वो उसको दे देगा, बेटा ले मजबूत हो जा, तुमको बहुत आगे टारगेट तक पहुंचना है। बस समझ रहे, ये सारा काम कौन करता है, ये काम करता है। अब ये सारा काम वही पूरा हार्मोन्स काम करता है। अब ये सब काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसको बोला गया स्पर्म। अब स्पर्म कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, बस समझिए, लेकिन बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है जो तुम्हारे आंखों से दिखाई दे देगा। ये तो हम तुम लोग को देखने के लिए भगवान से बोल के बड़ा करवाए हैं, बस समझिए ना, कि जिससे तुम लोग देख पाओ। भाई बहुत पैसा लगा उसको बड़ा करने में, है ना, तो इतना बड़ा अगर दिखा रहे हैं तो देखो इसमें क्या क्या है। अब देख लो इसमें क्या क्या है। एक्चुअली जो मेच्योर स्पर्म होता है उसके ना 1, 2 और 3 और 4, मतलब स्पर्म को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे ऊपर हेड, बीच में नेक, फिर आता है मिडिल पीस, फिर आता है टेल। पसंद है क्या क्या, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। पहले इतना समझना, स्पर्म को मोटा मोटा 4 भाग में डिवाइड किया गया है। क्या क्या, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। समझ में आया। अब इसको पूरा समझते हैं। इन सभी स्पर्म के बाहर एक लेयर की कोटिंग होती है, बाहर जो कोटिंग होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्पर्म के बाहर एक चारों तरफ से एक लेयर की कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आई। क्योंकि सेल वाल तो होती नहीं है एनिमल में, तो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसके बाद समझो, जो ये सबसे ऊपर वाला ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और जब ये आगे जाके ओवम से टकराता है तो यही एक्रोसोम एक रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन से ओवम के दीवार को इंसर्ट करके अंदर घुस जाता है। तो इसका काम उसी में होता है, अभी बताएंगे, जब वो बताएंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है तब। समझ आ रहा है। दूसरा देखो है न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके अंदर यहां पे ऐसे न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल भरा होता है। मेन जो जेनेटिक मटेरियल है जब जब ट्रांसफर होता है, जब ओवम फ्यूज करता है ओवम में, तो मेन यही वाला फ्यूज करता है, बस समझ गए। उसके बाद ये क्या आया, नेक। नेक क्या करता है, हेड को मिडिल पीस से जोड़ने का काम करता है। ये हेड हो गया, ये गर्दन हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, नेक। बस, और नेक का कोई काम नहीं है, बस समझ गए ना। अब उसके बाद देखो नेक के नीचे ये आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में ऐसे बहुत सारे माइटोकांड्रिया होते हैं, बस समझ गए ना। अब देखो यही माइटोकांड्रिया इस स्पर्म को एनर्जी देते हैं, बस समझ गए ना। अब उसको एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ गई, अब उसको एनर्जी इसलिए पड़ी कि जब स्पर्म रिलीज होगा फीमेल के वेजाइना में, तब उसको टारगेट तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्योंकि मेल का गैमिट ह्यूमन का मोटाइल होता है और फ्लावर का मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। इसीलिए तो एजेंट आए थे। अब ह्यूमन में कोई एजेंट होता है क्या कि चलो टारगेट पहुंचा दे तुम्हारा, कोई इंसेक्ट या कोई कुछ हवा हुआ कुछ होता नहीं है, ये अपने आप खुद ही पहुंचता है बेचारा। तो अपने आप खुद जाएगा तो एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसको एनर्जी कौन देगा, मिडिल पीस में जो प्रेजेंस होता है माइटोकांड्रिया।
क्योंकि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि माइटोकांड्रिया से एनर्जी मिलती है। अब ये माइटोकांड्रिया एनर्जी देगा, अच्छा एनर्जी देगा किसको? सेल को, क्योंकि वही तो मूव करेगा। सेल यूं यूं करके ऐसे आगे ले जाएगा। अब इसको तो जरूरत है नहीं, जो मूव करेगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा, आगे जाएगा, है ना। तो ये हो गया ये। अब ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? टेल। तो ये क्या हो गया? फीमेल गैमिट, सॉरी मेल गैमिट, अर्थात स्पर्म। तो स्पर्म की इतना सारा स्ट्रक्चर होता है। बात को समझ में आई? आगे बाद में क्या क्या? 4 पार्ट। पहले बोलो, हेड, नेक, मिडिल पीस। हाँ ऐसे ही आता है, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। चारों तरफ एक लेयर से कवर है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर हेड के होता है एक्रोसोम, है ना। और हेड में ही बीच बीच में न्यूक्लियर कंटेनिंग सबस्टेंस भरा होता है, वही मेन पार्ट है, वही निकल के अंदर जाएगा ओवम से जब फर्टिलाइजेशन करेगा। और दूसरा नीचे आएंगे मिडिल पीस में। मिडिल पीस में बहुत सारी माइटोकांड्रिया पाई जाती है। उस माइटोकांड्रिया का काम क्या है? एनर्जी देना। किसको एनर्जी देगा? टेल को। सबसे नीचे वाले पार्ट क्या बोलते हैं? टेल। और टेल क्या करता है? स्विम करके आगे जाता है। बात समझ गए ना? एक तो इतना बात समझ में आ गई, किसी कोई पीड़ा परेशानी है? अब कुछ इसका ही बात समझ लेते हैं। पूरा वही बात लिखा गया है इसमें, जो हम यहाँ बोले हैं ये बात इसमें लिखा गया है। अब जो एक्स्ट्रा बात है वो समझ जाओ, जो हमने आपको बताना है। जो एक्रोसोम होता है उससे एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम है स्पर्म लाइसिन। इंपॉर्टेंट बात, एक्रोसोम कहाँ था? ऊपर हेड में। उससे क्या निकलता है? स्पर्म लाइसिन। वो स्पर्म लाइसिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी समय ओवम के दीवार को ब्रेक करने में हेल्प करता है। और दूसरा है जो मिडिल पीस होता है, उसमें बहुत सारी माइटोकांड्रिया होती हैं जो उसको क्या देती हैं? एनर्जी देती हैं टेल के मूवमेंट में। अब देखो, जब स्पर्म इजाकुलेट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात वेजाइना मतलब सर्विक्स में, तो उस समय एक बार के इजाकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। अच्छा, एक दिन में बनता कितना है? एक दिन में कितना स्पर्म बनता है? हाँ हाँ, नहीं, स्पर्म एक दिन में कितना बनता है? जानो कितना बनता है? 120 मिलियन पर डे। समझ गए? 120 मिलियन एक दिन में स्पर्म बनता है, लेकिन ओवम एक महीने में एक बनता है। फीमेल का जो ओवम होता है अभी बताएंगे, एक दिन एक महीने में एक बनता है, और ये एक दिन में 120 मिलियन बनता है। एक डाटा बताए थे, अगर एक दिन का बना हुआ स्पर्म निकाल के दुनिया के पूरे महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म प्रेगनेंसी एक ही स्पर्म चाहिए ना, बस टारगेट तक पहुंचना चाहिए। और जब इजाकुलेट होता है तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। बात समझ गए ना? और फर्टिलाइज केवल एक करता है, बाकी सारे क्या होते हैं? खत्म, बाय बाय। समझ गए? अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब वो सेक्सुअली नॉर्मल है, कौन? मेल, तो क्या नॉर्मलिटी उसके अंदर देखी जाएगी? कि जो उसका फर्टिलिटी रेट है उसके 60% स्पर्म ऐसे होंगे जो कि एकदम हेल्दी होंगे, और 40% स्पर्म ऐसे होंगे जो या तो हेल्दी अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा। मतलब जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकला, दस बात को समझो, जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट हुआ, उसमें से अगर 60% स्पर्म हेल्दी हैं तो वो कंडीशन नॉर्मल की है। अगर वो 60% से हेल्दी कम हुए तो वो कंडीशन एब नॉर्मल आने लग जाएगी। मतलब उसकी जो सेक्सुअली मेच्योरिटी है वो क्या हो जाएगी? कमजोर है। मतलब स्पर्म मेच्योर नहीं है, या स्पर्म इतने नहीं बने हैं, या स्पर्म बहुत सारे पंचर हो गए हैं, मतलब मूव नहीं कर पा रहे हैं, हेल्दी नहीं है। बस समझ गए ना? तो ये वाला डाटा भी याद करना, एकदम एकदम बात ये लिखा हुआ 60% नॉर्मल होना चाहिए एट लीस्ट, और 40% अगर विग्रस मोटलिटी है, मतलब बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे तो चल जाएगा। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इतना स्पर्म रिलीज ही क्यों होता है जानते हो क्यों? क्योंकि जब वेजाइना में स्पर्म रिलीज होगा तो टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बस समझ गए ना? क्योंकि यूटेरस से होके जाएगा, वहां तक पहुंचे, यूटेरस बहुत सारा ऐसा केमिकल एसिड और इतना दुनियादारी रोग तक रहता है, वो बेचारा उसमें फंस के मर जाता है। तो कोई ना कोई तो एक आठ धीरे धीरे पहुंच जाएगा। बस समझ गए ना? तो ये है।
अब इसमें देखो, जब स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म अकेले नहीं आता, उसके साथ में कुछ और चीजें निकलती है, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, और जो निकलता है वो होता है सीमेन, है ना, जो व्हाइट कलर का। और दूसरा देखो, एंड्रोजन मेंटेन द एसेसरी डक्ट प्लस ग्लैंड। जो एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, ये अर्थात टेस्टोस्टेरॉन, है ना, ये मेल हार्मोन्स है, ये मेल हार्मोन्स मजबूत करता है किसको, स्पर्म को और मेल की बॉडी को भी। तभी जो लोग जिम करता है ना, तो कभी कभी वो देखो टेस्टोस्टेरॉन का पाउडर लेता है, एक आता है मार्केट में, जब कोई जिम करता है ना तो प्रोटीनोसिस पाउडर होता है, उसमें टेस्टोस्टेरॉन भी रहता है, क्योंकि जब वो हार्मोन्स लेगा तो वह बॉडी को मेच्योर करने में स्टिमुलेशन देगा। बात समझ आ गई? तो वो उसका काम कर रहा है, क्या समझ बताओ, कोई बोलना है क्या? अब देखो अगला है, एक नोट्स लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इंपॉर्टेंट बात, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, कंटिन्यू बट oogenesis स्टार्ट इन फीटल ओवरी, इट देन स्टॉप एंड अगेन स्टार्ट एंड एट प्यूबर्टी। सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्पर्म का बनना, ध्यान समझो, स्पर्म का बनना जब वो बंदा प्यूबर्टी एज में आता है तो वहां से बनना शुरू हो जाता है, और जिस दिन उसकी अंतिम सांस निकलेगी उस दिन तक बनता है। किसमें? मेल में। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में भी क्या कहानी मिलेगी? फीमेल में जब फीमेल मदर के मतलब गर्भ में रहेगी, मतलब फीटस कंडीशन में, तब उसके अंदर शुरू हो जाता है ओवम बनना, और जब जब उसका जन्म होता है तो वो स्टॉप हो जाता है, फिर जब प्यूबर्टी आती है तो फिर से स्टार्ट होता है, और जब उसका मीनोपॉज आता है फिर बंद हो जाता है। समझ गए बात को? क्या बोले हम? मेल में क्या है कि एक बार स्पर्म बनना शुरू हुआ तो जिंदगी भर स्पर्म बनना तार रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, पहले प्रोडक्टिव था, हेल्दी थे, ज़्यादा था, बाद में अनहेल्दी, कम प्रोडक्टिव और लेस नंबर हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन हमेशा होगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में प्यूबर्टी मतलब जब वो फीटस कंडीशन है, फीटस मतलब जब वो एम्ब्रियो रहेगा, मतलब बेबी जब मम्मी के पेट में ही रहेगी तभी से बनना शुरू, फिर जिस दिन जन्म होगा उस दिन से बनना बंद, जब एज ऑफ प्यूबर्टी बनना फिर से स्टार्ट, और जब आएगा मेनोपॉज तो बनना बंद। बात समझिए ना, ये अंतर होता है इसमें और इसमें, इसमें प्यूबर्टी में और सॉरी इसमें मेल में और फीमेल में। बात को समझ आई? अगर चलें, अब अगला टॉपिक आएगा ऊजेनेसिस, लेकिन हम लोग अगले टर्म पढ़ेंगे क्योंकि लंबा है, अभी तुरंत पूरा समय आएगा नहीं, तो उसको थोड़ा समय लगा के पढ़ाएंगे, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं अगले टर्म पे ऊजेनेसिस के साथ।